Hello students, welcome back. Children, the first poem that we had in our syllabus, we have already discussed that, the cherry tree. Now this is the second poem we are going to discuss. Then it will be 2 lessons and 2 poems. Then we can move on to the literature section, जहाँ पे हम लोग English literature के बारे में पढ़ेंगे. English dramas के बारे में we are going to study, children. And then we also will be discussing about the writing skills. Now children, this particular poem, it's titled as The Sower. Now if you just look at some of the icebreakers that are given there just for discussion, when we meet personally, I will tell you how to answer them. Now the first question that they have asked their children, make a list of words related to agriculture. You could actually come across lots of words which are related to agriculture. Crops आता है बच्चों लोग, हार्वेस्टिंग करके आता है, फार्मर आता है, ट्रैक्टर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं ना. अच्छा, इरिगेशन करके एक आध वर्ड आता है. अच्छा, रीपिंग करके एक आध वर्ड आता है. सो ऑल दोज वर्ड्स चिल्ड्रन विच आर बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर and all the activities, children, in which a farmer is basically involved have got some different names when it comes to agriculture. जैसे कि सबसे पहले उनका काम जो स्टार्ट होता है चलो उसको हम लोग प्लाविंग करके बोलते हैं. प्लाविंग के बाद में फिर वी हैव गॉट समथिंग व्हाट इज कॉल्ड सोइंग. तो आप यहाँ पे सोइंग करके लिख सकते हो. सोइंग के बाद बच्चों लोग देन देयर इज समथिंग लाइक ट्रांसप्लांटेशन. अच्छा, फिर वीडिंग होता है जहाँ पे अनवांटेड ग्रास को निकाल के फेंका जाता है. अच्छा, then children we have got harvesting, winnowing, okay, packaging, all these activities which are actually carried out by the farmer. Acha, now children, generally in our country, which are the fields which are given a lot of importance when it comes to making a career choice? जैसे कि children, if you know something like people are always interested in activities like engineering, teaching, medical fields, doctor बनना है. अच्छा, other professions, though they make a significant contribution to the society, they do not get their due. बाकी के occupations को बच्चों लोग कैसे, भले ही वो आपको आपका पेट भरने में मदद करते रहेंगे, लेकिन उनको अपना स्टेटस नहीं मिलता बच्चों. जैसे उसमें से एक तो आता है कौन, फार्मर. फार्मर का मेन प्रॉब्लम आप सबको पता है बच्चों लोग कि उसका जो प्रॉफिट होता है फिर उसका जो इनकम होता है, इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल. कि किसी साल बारिश हो गई तो ओके, ही माइट बी एबल टू अर्न समथिंग. अच्छा, किसी साल बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम, किसी साल ज्यादा बारिश हो गई तो प्रॉब्लम. और रेन्स चिल्ड्रन आर बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल. अच्छा, देन वी आल्सो हैव गॉट दोस कॉन्जर्वेंसी वर्कर्स ना. बेसिकली उनका क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक इफ दे फाइंड अ जॉब ओके, अदरवाइज चिल्ड्रन दे विल बी बेसिकली अनएम्प्लॉयड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अच्छा, और भी बहुत सारे लोग आते हैं चिल्ड्रन. इट कुड बी लाइक रैग पिकर्स होते हैं. अच्छा, चिल्ड्रन वी आल्सो गॉट सम सैनिटरी वर्कर्स जो बहुत ही मतलब गटर्स वगैरह साफ करने का काम करते हैं. उनको हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं ना वो लोग. यस, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी कुड आल्सो हैव टेनेंट्स. टेनेंट्स मतलब कौन, जो दूसरे के खेत में काम करने वाले लोग होते हैं वो. अच्छा, तो उन लोगों को कैसे, फॉर एग्जांपल दे हैव टू पे अ वेरी हाई रेंट टू द लैंडलॉर्ड. अच्छा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो सकते हैं बच्चों लोग. मतलब there are lots of workers in our country, children, who are involved in such professions which are not very respectable in our society, though they help them to fill their stomach, we can say, children. Acha, now we also know that agriculture is the backbone of the Indian economy. Okay, क्यों? तो यहाँ पे agriculture is the backbone of the Indian economy. पहला रीजन क्या लिखा उन्होंने, a large part of Indian population is involved in agriculture. बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा बच्चों आज भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है. और क्या रीजन होता है बच्चों लोग, अ ह्यूज पार्ट ऑफ जीडीपी. जीडीपी मतलब बच्चों अपने देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर वी आल्सो रिफर टू इट एज ए नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम में बच्चों एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है. देन द थर्ड रीजन कुड बी चिल्ड्रन कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स टू मेजॉरिटी ऑफ द agro-based industries in India. And one more reason could be like children कि agriculture also supports the secondary sector and the tertiary sector. मतलब सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर को सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चरल सेक्टर की वजह से. और एक रीजन क्या होता है बच्चों लोग कि इट प्रोवाइड्स फूड टू द एंटायर पॉपुलेशन. पूरे के पूरे देश को
पेट भरने के लिए बच्चों एग्रीकल्चर ही सपोर्ट करता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा, अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सो बाय नाउ चिल्ड्रन यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि लाइक इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम, लेट अस acquaint ourselves with the writer or the poet। तो बच्चों लोग यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, here you will come across two different names children that we have got, and what are those two different names? एक लिखा हुआ है बच्चों लोग विक्टर ह्यूगो, and then we have got तोरुलता दत्त। So one is the poet and another one is the translator। So Victor Hugo के बारे में चिल्ड्रन what can we know about him? So he was a poet, एक नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट भी थे बच्चों ऑफ द 19th century। Okay, and he is a very famous among the French romantic writers। रोमांटिक मतलब बच्चों लोग वो रोमांस नहीं जो आप इमेजिन करते हो। Okay, it has got a different meaning। Though regarded in France as one of the country's greatest poets, he is better known for the novels as Notre Dame de Paris and Les Miserables करके उनके दो ड्रामास बच्चे लोग बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं। One was written in 1831, another one in 1862। अच्छा, now what is the contribution of Torulata Dutt in this poem? So she was a Bengali poet, also known as Toru। ज्यादा तो उन्होंने बच्चों इंग्लिश में, फ्रेंच में पोएम्स लिखे थे। 4 मार्च 1856 को कोलकाता में जन्म हुआ था उनका। अच्छा, शी इज द फर्स्ट इंडियन पोएटिस टू राइट वर्सेस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, और उन्होंने बच्चों लोग बहुत सारे पोएम्स को ट्रांसलेट किया हुआ है बच्चों लोग। बिफोर इट्स लाइक यू विल बी सरप्राइज, बिफोर द एज ऑफ 21 उन्होंने बहुत सारे पोएम्स को ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा आपको। उन्होंने जो पोएम्स लिखे हैं उसमें कुछ फेमस नाम आते हैं आपके, सीता, लोटस, देन आ कैजुअल इन अ ट्री, आर वेल लव्ड। अच्छा, अभी ये जो पोएम है बच्चों लोग, द सोवर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम साइजन दिस सिमैलिस। तो ये बच्चों लोग फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ पोएम है, ली सॉयर करके भी दिस एन एक्सटेंशन। अभी उसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इट इज ट्रांसलेटेड बाय तोरुलता दत्त फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। सो द सोवर इज अ पोएम अबाउट फार्मर हु इज सोइंग सीड्स। तो ये बच्चों लोग एक पोएम है जहां पे खेती करने वाले फार्मर के बारे में हम लोग बात करें। सो ही हैज सीन मेनी बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए उसने। हाउएवर ही इज सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हैविंग अ गुड हार्वेस्ट एवरी टाइम he tosses grain। तो हर बार जब वो खेत में ग्रेन को टॉस करता है तो उसको बच्चों लोग एक ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है कि शायद इस बार अच्छी फसल आएगी करके। सो ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज फार एज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज कंसर्न। नाउ लेट्स सी व्हाट द पोएम एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट। So very simple, a short poem, romantic children। Here we are actually trying to describe the farmer and his love for the soil children, and that is why might be we refer to it as a romantic poem children। So let's begin with the poem children, the sower। Sower children, here when we say the sower we are actually referring to the farmer, क्योंकि वो खेत में बीज उगाता है ना बच्चों लोग, इसलिए सोवर करके रिफर किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सिटिंग इन अ पॉर्च वे कूल। अच्छा, फर्स्ट वाला लाइन बच्चों लोग आपको उस फार्मर का पिक्चराइज करने के लिए एक इमेजरी बताएगा। इट हेल्प्स टू पिक्चराइज द फार्मर। सो सिटिंग इन अ पॉर्च वे कूल। चिल्ड्रन, व्हाट्स अ पॉर्च वे? पॉर्च वे का मतलब होता है बच्चों लोग घर के सामने जो वरांडा होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, ऊपर से शेल्टर आएगा बच्चों लोग, नीचे मतलब बैठने के लिए एक जगह होती है। अच्छा, बट देयर आर नो वॉल्स, ओपन रखा जाता है उसको, घर का वरांडा बोलते हैं उसको हम लोग। तो पोएट बच्चों लोग पॉर्च वे में बैठा हुआ है, कूल। नाउ व्हाट डज दैट मीन चिल्ड्रन? शांत बैठा हुआ है, एंड ही इज लॉस्ट इन थॉट्स, गहरी सोच में डूबा हुआ है वो। अभी इस लाइन को आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग,
कि कैसे लिखा है, देखो बच्चों लोग, सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल। एक्चुअली इसको कैसे होना चाहिए था बच्चों लोग, सिटिंग कूल इन अ पोर्च वे। नाउ यू नो चिल्ड्रन, द लास्ट लेक्चर दैट आई कनेक्टेड विथ यू वाज अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। और फिर फिगर्स ऑफ स्पीच में एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों लोग जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, पोएटिक ऑर्डर चेंज किया जाता है ना, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। सो हियर चिल्ड्रन द सेंटेंस का ऑर्डर इज इनकरेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर इज सिटिंग कूल इन अ पोर्च वे। अच्छा, सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट। अभी वहां पे बैठे बैठे वो ऑब्जर्व कर रहा है कि सनलाइट इज डाइंग। डाइंग ये वर्ड हियर एक्चुअली मीन्स चिल्ड्रन व्हाट, डिसअपियरिंग, वैनिशिंग, गायब होते जा रहा है, क्योंकि सूरज डूबने जा रहा है तो सनलाइट गायब होते जा रहा है। लेकिन डिड यू नोटिस वन थिंग चिल्ड्रन, कि सनलाइट इज आई सी डाइंग फास्ट, कि मैं देख सकता हूं कि सूरज की किरणें मतलब मर रही है। अभी सूरज की किरणों को बच्चों हमने यहाँ पे मरने का ह्यूमन क्वालिटी दे दिया है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट्स नोन एज एन पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलने का इसको, personification. Sunlight is given the human quality to die. So sunlight I see dying fast. ये भी, इसमें भी बच्चों आपको एक इन्वर्जन मिलेगा, I see sunlight dying fast. अच्छा, मतलब वो अपने पोर्च वे में बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, वेरी कूल चिल्ड्रन, एंड he notices, he sees that slowly the sunlight is disappearing. मतलब बच्चों लोग इट इज डस्क। अच्छा, ट्वाइलाइट हेस्ट्स ऑन टू रूल। ट्वाइलाइट ये वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, इवनिंग, मतलब रात बोल सकते हो उसको हम लोग। अभी अंधेरा होने वाला है, ऐसे लगता है कि अभी जैसे सनलाइट मर जाएगा तो यहां पे अंधेरे का राज होगा। तो उधर लिखा है देखो, ट्वाइलाइट हेस्टन्स। हेस्टन्स वर्ड चिल्ड्रन एक्चुअली मीन्स हरीज, घाई गड़बड़ी में वहां पे अंधेरा अपना राज करने के लिए आता है ना, मतलब हुकूमत चलाने के लिए। हेस्टन्स टू रूल। अगेन चिल्ड्रन, ट्वाइलाइट इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी टू रूल समवन। इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सोनिफिकेशन। अभी तीनों लाइंस को कंबाइन करके देखते हैं। पोएट इज सिटिंग ऑन हिज पोर्च वे। हाउ इज ही सिटिंग चिल्ड्रन, वेरी कूल। अच्छा, व्हाट डज ही ऑब्जर्व देयर, ही ऑब्जर्व्स दैट सनलाइट हैज स्टार्टेड डाइंग, and he also observes that the darkness is spreading, and after for few hours the darkness is going to rule this world. और जैसे वो सनसेट होता है ना बच्चों लोग, तो सनलाइट जैसे गायब होता है तो वो अंधेरे को आने को बहुत घाई रहती है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया गया बच्चों लोग, हेसेंस। नाउ वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट, मतलब काम करने के जो वक्त था, काम करने का वक्त वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वर्किंग आवर्स मीन्स द टाइम व्हेन यू वर्क हैव वेल नाई। वेल नाई मीन्स चिल्ड्रन ऑलमोस्ट पास्ट। पास्ट मीन्स ओवर, तो काम करने का वक्त हो गया। चिल्ड्रन, व्हेन अ फार्मर इज वर्किंग इन द field, how does he know that it's time for him to go home? He doesn't wear a watch, घड़ी नहीं पहनता है वो। तो सूरज की करने जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लाइक अंधेरा होना चालू होता है और सनसेट होना चालू होता है, ही नोज कि लाइक अभी काम का वक्त खत्म हो चुका है, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। एंड शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। शैडोज मतलब बच्चों लोग यहाँ पे ऑब्वियसली चिल्ड्रन वी आर रिफरिंग टू डार्कनेस। तो डार्कनेस बच्चों लोग जैसे जैसे सूरज सेट होता है आप देखोगे फटाफट से वो अंधेरा भागते भागते पूरे अर्थ को ही कवर कर लेता है ना। सो शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। चिल्ड्रन, हु इज रनिंग हियर? shadows. So shadows are given the human quality to run or human capability to run, and that is why children this is an example of personification. कहां पे shadows भाग रहे हैं बच्चों लोग? जमीन पे, across the lands. But a sower lingers still. लेकिन एक फार्मर की बात करोगे, एक किसान की बात करोगे आप, then you will suddenly notice that though it is started becoming dark, he is still lingering in his field. Linger का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? To remain there, okay, to keep on working, like hanging around. तो चलो स्टार्टिंग के बच्चों लोग ये जो 6 लाइन्स हमने देखे थे
उसमें हमने पूरा का पूरा पिक्चराइज किया बच्चों लोग कि किस तरीके से पोएट अपने पॉर्चवे में बैठा हुआ था। ऑब्वियसली वो फार्मर होगा ना बच्चों लोग, क्योंकि आपको पता है उस बेचारे के पास पॉर्चवे जैसा घर नहीं होता है। फिर सनलाइट इज ऑलमोस्ट डेड। अच्छा, अंधेरा यहाँ पे राज करने के लिए आ रहा है, काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अच्छा, जो अंधेरा है वो भागते जा रहा है लैंड्स के ऊपर, और ये सबके बीचों बीच वो जो किसान है वो अभी भी काम कर रहा है, कहाँ पे? खेत में। So, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stands. अभी बच्चों आपको फार्मर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ओल्ड बोला है, ओल्ड बूढ़ा हो चुका है वो। इन रैग्स, रैग्स मीन्स ही इज वेयरिंग ऑल द टॉर्न आउट क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े पहने उसने। ही पेशेंट स्टैंड्स। पेशेंट वर्ड चिल्ड्रन हियर मीन्स उसमें से पेशेंस दिखाई देता है, बहुत संयम रहता है ना उसके साथ बच्चों लोग। सो मच ऑफ पेशेंट चिल्ड्रन, यू नो, आप कभी सोच भी सकते हो बच्चों लोग, ये पेशेंट वर्ड यूज करने के पीछे और एक रीजन हो सकता है कि आज अगर आप 1 महीना जॉब करते हो बच्चों लोग कहीं पे जाके, तो आपको पता होता है कि लेकिन 1 तारीख को या फिर 10 तारीख को आपको आपका सैलरी मिलेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फार्मर चिल्ड्रन, फार्मर है ना, मई में खेती का तैयारी चालू करता है, जून जुलाई में पूरा खेती करता है वो, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि लाइक वो फसल आएगी क्या नहीं आएगी। अगर फसल आती भी है तो भी चलो आपको पता है अक्टूबर नवंबर आता है, उसके बाद में उसको बेचने का, उसके बाद में उसको पैसा आएगा। तो ऑलमोस्ट चिल्ड्रन ही इज नॉट इवन अवेयर कि लाइक उसको कुछ प्रोसीड्स मिलेगा क्या, कब मिलेगा उसका भी गारंटी नहीं। 6 महीने के बाद जो उसको कुछ मिलने वाला है उसके लिए वो अभी मेहनत कर रहा है। चलो कितना पेशेंस होगा उसके अंदर, सोचो। So that is why they have used the word old in rags, he patient stands. अच्छा, इसमें भी आपको इन्वर्जन मिलेगा बच्चों लोग। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल की लाइक he stands patient in old rags करके, हाँ, तो you can actually call that as inversion. Now looking on, I feel a thrill. ये फार्मर को ऑब्जर्व करते हुए पोएट जो है चलो विक्टर ह्यूगो, ही फील्स अ थ्रिल। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मतलब पता है चलो, समथिंग विच मेक्स यू वेरी एक्साइटेड ना चिल्ड्रन। यस, यू गेट दोस गूज बम्प्स की लाइक फॉर एग्जांपल एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आता है। लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, ये भी उल्टा लिखा हुआ सेंटेंस है बच्चों। आई फील अ थ्रिल लुकिंग ऑन, मतलब ये सब देख के मुझे बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आता है। ब्लैक एंड हाई ही सिलॉट। अच्छा, सिलॉट वर्ड का मीनिंग पहले समझ के लेना बच्चों लोग। सिलॉट वर्ड एक्चुअली मींस एक आध व्यक्ति अगर अंधेरे में खड़ा है तो आपको उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको उसका ना आउटलाइन दिखाई देता है बच्चों लोग, शेप। उस आउटलाइन को सिलॉट करके बोला जाता है बच्चों लोग। मतलब अगर सामने से अंधेरा है, बैक साइड में अगर लाइट है बच्चों लोग, तो आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसका सिर्फ स्ट्रक्चर दिखता है। तो फार्मर का जो सिलॉट है बच्चों लोग वो कैसे दिखता है? ब्लैक एंड हाई, ही इज टॉल, he is black because of the shadow children, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। now dominates the furrows deep। बच्चों लोग यहाँ पे furrows जो दिखते हैं आपको, फरोज का मतलब क्या होता है? जब हम लोग खेती को प्लाव करते हैं बच्चों लोग, खेती को प्लाव करने के बाद में उसमें फरोज बनाए जाते हैं ताकि आप उसमें अनाज को रख सको। तो डीप होते हैं बच्चों लोग, ट्रेंच बोल सकते हो उसको। एक लाइन जो गहरा जाता है उसमें अनाज डाल के बाद में उसको कवर किया जाता है, तो बच्चों लोग फरोज। लेकिन क्या पता है यहाँ पे उसके चेहरे पे भी आपको बहुत सारे फरोज दिखाई देंगे ना, जो दिखाता है कि लाइक वो ओल्ड हो चुका है करके। नाउ टू सो द टास्क इज सेट। अभी उसका टास्क जो है बच्चों लोग, उसका जो ड्यूटी है वो क्या है? अभी फसल उगानी है उसको ना। नाउ टू सो द टास्क इज सेट। बच्चों इसमें भी आपको इन्वर्जन मिलेगा। कैसे? नाउ द टास्क इज सेट टू सो। और आप वहां पे देख सकते हो बच्चों सो और सेट में एस एस का साउंड भी रिपीट किया गया है। और अगर उसको हम लोग रिपीट करते हैं बच्चों लोग तो उसको क्या बोलते हैं ये भी पता है क्या? इट्स नोन एज एलिट्रेशन। सून शैल कम अ टाइम टू रीप। क्या बोला है? सून शैल कम अ टाइम टू रीप। ये भी बच्चों लोग इन्वर्जन है। ये कैसे होता है पता है? सून अ टाइम शैल कम टू रीप। चिल्ड्रन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। बच्चों यहां पे एस और एस रिपीट हो रहा है, सून और शाल, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन।
मतलब अभी वक्त हो चुका है कि लाइक अनाज बोने का है उसको ना, और कुछ ही समय में एक वक्त आएगा जब उसको वो फसल निकालनी रहेगी। फसल खेत में से निकालने का चलो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीप करके बोलते हैं, रीप। तो वक्त आएगा जब उसको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, वो मार्च करते जा रहा है बच्चों, चलते जा रहा है अपने काम के लिए। वो प्लेन जमीन जो रहता है ना बच्चों, उसके ऊपर से चलते जाता है। ही कीप्स ऑन वॉचिंग और ही कीप्स ऑन वॉकिंग, ही डजंट स्टॉप चिल्ड्रन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जाते रहता है, आगे जाने का वापस आने का, और आगे जाने का और पीछे आने का। एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रेशियस ग्रेन। बच्चों लोग कौन सा एक्टिविटी आपको यहां से पता चल रहा है? इट्स एन एक्टिविटी ऑफ सोइंग द सीड्स इन द फील्ड। आपने देखा रहेगा उनके हाथ में एक छोटा सा बास्केट रहता है, उसमें ग्रेन्स होते हैं, फिर वो लेते हैं और फिर आगे पीछे जाके बच्चों लोग उनको स्कैटर किया जाता है। प्रेशियस ग्रेन, कभी आपने सोना लाइक देखा रहेगा, सोने से कंपेयर किया जाता है ना फसल को। मेरे देश की धरती सोना उगले। Now that gold actually doesn't mean gold, but we are referring to the grains, children. They are very precious because they are everything to him and they are everything to the world also, children. So कैसे एक लिंक है देखो बच्चों लोग, वो मार्च करता है बच्चों प्लेन के ऊपर, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, और अपने हाथ में से वो प्रेशियस ग्रेन बच्चों लोग स्कैटर करते जाता है। सो ये लिंक आता है, मार्चेस ही अलोंग द प्लेन टू एंड फ्रो एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रेशियस ग्रेन। इसमें उल्टा लिखा है देखो बच्चों लोग, क्या? स्कैटर्स द प्रेशियस ग्रेन फ्रॉम हिज हैंड्स वाइड। If he scatters wide the precious grain from his hands, ये आगे पीछे लिखा हुआ सेंटेंस मिलेगा आपको यहाँ पे। Then children, अच्छा अभी ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फाइनली वी सी कि लाइक पोएट का क्या रिएक्शन रहता है सबको देख के। म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड, और इस फार्मर को इतना स्ट्राइड करते हुए देखते हुए, अपने काम में बिजी हुए देखते हुए, या फिर उसको चलते हुए देखता है विथ लॉन्ग स्टेप। स्ट्राइड का मतलब होता है चिल्ड्रन लंबे स्टेप्स के साथ चलना। म्यूज आई, म्यूज मतलब चलो क्या होता है कि लाइक मैं गहरी सोच में डूब जाता हूं, आई एम लॉस्ट इन सम डीप थॉट्स, आई एम रिफ्लेक्टिंग, सोच रहा हो, चलो मेडिटेट कर रहा है, तो मैं सोच में गिर जाता हूं जब मैं उसको ऐसे लंबे स्टेप्स के साथ चलते हुए देखता हूं। सो म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड। कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है बच्चों इस लाइन में? आई। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन। क्या बोलते हैं इसको? रेपिटिशन। डार्कनेस डीपन्स, अंधेरा और भी घना होते जा रहा है। अच्छा सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए डार्कनेस डीपन्स, बच्चों डी और डी का साउंड रिपीट हो गया, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। फेड्स द लाइट, डार्कनेस और ज्यादा डीप होते जा रहा है और लाइट बच्चों लोग फेड होते जा रहा है। फेड होना मतलब यहाँ पे डिसअपियर होना बच्चों लोग, तो लाइट गायब होते जा रहे हैं और अंधेरा गहरा होते जा रहा है बच्चों लोग। नाउ हिज जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट एंड स्ट्रेंज, हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज। तो फाइनली चिल्ड्रन पोएट के मन में इस फार्मर के बारे में क्या पिक्चर आता है, क्या स्टेटस है उसका? तो क्या बोलता है? नाउ ही जेस्चर्स टू माइन आईज, यानी फार्मर जो काम करता है उसके जो जेस्चर्स है, उसके जो एक्शंस है, वो मेरी आंखों में क्या है बच्चों? तो दे आर ऑगस्ट। मेरी आंखों में फार्मर का काम यानी ऑगस्ट है। चिल्ड्रन व्हाट इज ऑगस्ट? ऑगस्ट का मतलब होता है बच्चों वेरी नोबल, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, मतलब जो आपको इंप्रेस करके जाता है ना बच्चों लोग, एकदम हाईएस्ट, वैसी चीजों को हम लोग ऑगस्ट बोलते हैं। सो ये फार्मर पोएट की नजर में बच्चों उसका काम क्या है? ऑगस्ट है, ऐसा बोलते हैं। और स्ट्रेंज भी है, क्योंकि फार्मर को आप किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा उसके जितना पेशेंट इंसान आपको मिलेगा नहीं बच्चों लोग। और हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज, उसका हाइट कितना भी हो, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो ऊंचाई है ना, फार्मर की हाइट, वो आसमान को छू रही है, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन हु फीड्स द एंटायर वर्ल्ड। लास्ट के लाइन में बच्चों आपको दिखेगा तीन बार एस का साउंड रिपीट हो रहा है बच्चों लोग, दैट सीम्स, स्टारी एंड स्काईज। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन चिल्ड्रन, वी कैन से।
ठीक है, तो उसका हाइट इतना है कि वो स्काइज को छू लेता है, हाइपरबोल बोल सकते हो उसको, ओवर स्टेटमेंट दिया है। हाइट कितना भी बड़ा हो बच्चों लोगों, आसमान को नहीं छूता है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि लाइक ही इज सिंपली ग्रेट इन द आईज ऑफ द पोएट। तो विक्टर ह्यूगो को लगता है बच्चों लोग कि लाइक देयर इज नो पर्सन एज ग्रेट एज अ फार्मर बिकॉज ऑफ हिज पेशेंस, बिकॉज द वे ही कीप्स ऑन टॉयलिंग इन हिज सॉइल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और उसको कंफर्म पता भी नहीं होता बच्चों लोग कि उसको कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। So, here children, we conclude that the poem is talking about the greatness of the farmer. और फार्मर का ये जो कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों लोग इस दुनिया को मतलब फीड करने में, वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, एंड वी ऑलवेज स्पीक अबाउट दैट। सो दिस पोएम एक्चुअली इज डेडिकेटेड टू द greatest personality children who are ignored in our country or might be throughout the world, that is the farmer. So hope so you understood the summary of the poem children. ठीक है, so हमने already cherry tree वाला poem पढ़ा था, और ये सेकेंड वाला poem मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका नाम क्या है, The Sower। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको राइटिंग स्किल्स का बच्चों लोग एक्सपांशन ऑफ आइडियाज के बारे में बताऊंगा। सो दिस हाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद द पोर्शन। सो बच्चों एग्जाम्स हो ना हो, लेकिन आप थोड़ा टच में रहना स्टडीज़ के, क्योंकि भले इस साल नहीं तो अगले साल, फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर एग्जाम्स, ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, बाद में देख लूँगा ऐसा बोल के इग्नोर करते मत रहना। कीप अ बिट ऑफ टच विद द स्टडीज चिल्ड्रन। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।